हेलो फ्रेंड्स, तो ये गुलाम वंश की स्थापना होती है। पहला जो रहता है ये गुलाम वंश रहता है और इसको ही मामलुक वंश भी बोलते हैं। तो ये दो वंश आप याद रखेंगे, मामलुक वंश या फिर इसको गुलाम वंश बोला जाता है। और फिर इसी का जो शासक रहता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। मतलब ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। जैसा कि मैंने बताया, गोरी रहता है, गोरी का ही ये गुलाम रहता है और गोरी के जितने भी अभियान होते हैं उसमें उसका साथ देता है। और ये मतलब प्रमुख उसका सेनापति रहता है और फिर इससे बहुत ही खुश रहता है जो गोरी रहता है। और इसी को फिर यहाँ का पूरी तरह से शासन देके चला जाता है गोरी। और इसका जो शासनकाल आप देखेंगे 1206 से लेके 1210 तक चलता है इसका शासनकाल। और ये रहता है कि जो गोरी रहता है तो अब गुलाम है, तो गुलाम रहता है तो उसको मतलब खरीदा जाता है, तो एग्रीमेंट होता है गुलामों से कि मतलब हम तुम्हें खरीदते हैं, इतना पैसा पे करते हैं। तो फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है इसको फिर गोरी अपने मतलब जो भाई रहता है गयासुद्दीन, उससे इसको दास्ता से मुक्ति दिला देता है। मतलब कि दास अब तुम नहीं हो, मुक्ति पत्र दिला देता है। उसमें मुक्ति पत्र देना पड़ता है कि अब जो तुम दास हो वो दास नहीं हो, तो वो पहले ही दिला चुका होता है क्योंकि ये बहुत सारी मतलब चीज़ें करता है। और यह एक तुर्क रहता है और यह पहले अजीज जो कूफी रहते हैं वो खरीदे रहते हैं और बाद में फिर इसको गोरी खरीद लेता है। और यह जो था ये गोरी का सबसे भरोसेमंद था, जैसा कि मैंने बताया सबसे भरोसेमंद इसका था और इसी वजह से इसको फिर दे के चला जाता है। और संपूर्ण जो उत्तर भारत का क्षेत्र जीता रहता है मोहम्मद गोरी, वो इसी को दे के चला जाता है वहाँ पे और दे के चला जाता है। तो फिर यहाँ पे पहले तो ये स्थापना नहीं करता है, उसके बाद जैसे वो वहाँ पे मृत्यु होती है फिर अमीरों द्वारा इसको बोला जाता है कि तुम यहाँ का शासक बन जाओ, तो फिर ये जाके अमीर के कहने पे शासक बनता है। लेकिन ये कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है और ना अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। तो खुतबा आप समझते हैं, जैसे कि खुतबा में मतलब जो शासक होते हैं उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में बड़ाई है, मतलब कि जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो बताई जाती हैं, उसको खुतबा पढ़वाना बोलते हैं। तो ये भी नहीं पढ़वाता है अपने बारे में। और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक इसको माना जाता है और समझिए लाहौर में पहले राजधानी बनाता है। तो दिल्ली में ये लोग पहले नहीं जाते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो हो गई लेकिन राजधानी अभी लाहौर में है। और ये जो रहता है तो ये पहले जो अब साम्राज्य विस्तार करना है तो ये सेना के दम पे तो कर नहीं सकता। अभी तो ये कैसे कैसे आए हैं समझिए, यहाँ पे स्टेबल हुए ही गए हैं। अभी तो इनको डर ही रहता है कि कोई आके जो शासक है वो उखाड़ के फेंक ना दे और फिर हमें वहाँ पे गजनी वाले इलाकों में जाना पड़े। तो ये अपने जो साम्राज्य का विस्तार है तो अभी युद्ध करके नहीं कर रहा है, वैवाहिक संबंध बनाएगा। और जो गोरी के और भी तो मतलब समझिए कि सेनापति रहता है, मतलब कि उसके जो गुलाम रहते हैं और भी रहते हैं, उसमें एल्दौज रहता है, उसकी पुत्री से क्या करता है कि विवाह कर लेता है। और बाद में करता है कि जो इसकी बहन रहती है उसका शादी कुबाचा से कर देता है, क्योंकि जो कुबाचा और एल्दौज आप देखेंगे इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी रहते हैं। क्योंकि अब जो गोरी जीत के गया है तो वो भी तो उसके गुलाम है और सेनापति है, लेकिन पूरी तरह से शासन किसको मिल गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसके मरने के बाद ऐसा है नहीं कि वो किसी के प्रति लोअर रैंक, उसको भी चाहिए शासन करने के लिए। और दोनों में फिर मतलब समझिए कि प्रतिद्वंदी रहते हैं, हमेशा लड़ाई का वो सोचते रहते हैं। और यही अपनी मतलब एक पुत्री भी रहती है इसकी, इस पुत्री का फिर विवाह जो तुर्क एक दास ही रहता है इल्तुतमिश से कर देता है, जो कि आगे शासक बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहली शादी आप देख रहे हैं कि पुत्री से शादी कर देता है एल्दौज की, और फिर जो बहन रहती है उसकी शादी कर देता है कुबाचा से, और जो दूसरी पुत्री इसकी रहती है उसको अपने दास ही रहता है इसका इल्तुतमिश से कर देता है। तो वैवाहिक संबंध ये लोग मतलब कि वहाँ पे ऐसा था, दास जो रहते थे वो ऊंचे पोस्ट पे देख रहे हैं कि सैनिक सेनापति के पद पे भी चले जाते थे। और फिर उसको खुश होकर सुल्तान अपनी पुत्री का शादी भी कर देता है, क्योंकि जो सक्षम है वहाँ पे कुछ भी बन सकता है, ये व्यवस्था रहती है वहाँ पे। और जो एल्दौज रहता है तो ये लाहौर वाले इलाकों में रहता है। और ऐबक और जो कुतुबुद्दीन ऐबक एल्दौज के ही वजह से देख रहे हैं कि लाहौर वाले इलाकों में रहता है, अभी दिल्ली नहीं आता है, डर के मारे ही नहीं आता है। और नसरुद्दीन जो कुबाचा रहता है वो बहन की शादी इससे करा देता है। मैं ये बता ही दिया आपको, मतलब दोनों लोगों को वैवाहिक संबंध बना के अब जो इलाकों पे वो शासन कर रहा है उनको अपने साम्राज्य में मिलाने का कोशिश कर रहा है, चाहे वहाँ से थ्रेट ना हो सके इसको, मतलब वहाँ से युद्ध का न्योता ना मिले। क्योंकि जो वैवाहिक संबंध बन जाएगा तो फिर युद्ध का खतरा कम हो जाता है, जैसा कि अकबर भी करेगा। युद्ध कम हो वहाँ पे राजपूतों से तो वैवाहिक संबंध बनाता है वहाँ पे, और खुद अपने जो राजघराने के लोग होते हैं उनको शादी के लिए बोलता है और शादी कराता भी है। और ना इसने कभी अपने नाम का सिक्का चलवाया, ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की। तो अभी ये सिक्का चलवा ही नहीं सकते थे वहाँ पे, क्योंकि क्या चलवाइएगा, शासन आपका स्थापित ही नहीं है तो कोई आपके सिक्के का यूज ही नहीं करेगा। तो ये सिक्का भी नहीं चलवाता और सुल्तान की भी उपाधि नहीं धारण करता है। सुल्तान मतलब कि समझिए कि ये उपाधि इस वजह से नहीं धारण करता क्योंकि अभी ये डरा डरा रहता है और फिर वहाँ पे ये अपने आप को उस लायक भी नहीं समझता है कि ये सुल्तान बन सके, क्योंकि ये गुलाम रहता है, इस वजह से माना जाता है। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि इल्तुतमिश जो रहेगा ये सुल्तान की उपाधि भी धारण
शासन करेगा, सिक्का भी चलवाएगा और इस शासन का संचालन लाहौर से ही किया और लाहौर को ही राजधानी बनाया। तो अभी शुरू में ये दिल्ली नहीं आता है, इसको डर रहता है जैसा कि फिर कोई दूसरा आक्रमण करके हमें भेज ना दे गजनी वाले इलाकों में। और जो मोहम्मद गोरी के सेनापति रहते हैं वो खुद ही इसके मतलब पीछे पड़े रहते हैं, उसके डर से भी ये यहाँ पे नहीं आता है। और इसके जो सेनापति रहता है और इसका भी गुलाम रहता है बख्तियार खिलजी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को गिराता है और वहाँ पे जितने भी बुक रहती है उसमें आग लगा देता है और लगभग महीनों दिन तक आग जलते रह जाती है, पूरी तरह से उसको नष्ट कर देता है बख्तियार खिलजी। और बंगाल वाले इलाकों को वही जीतता है। जैसा कि मैंने बताया गुलाम वंश आता है तो इधर वाले इलाकों तक तो इनका शासन हो ही चुका है, यहाँ पे यही बंगाल वाले इलाकों को जीतता है बख्तियार खिलजी। और यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय रहता है, उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और जो बख्तियार खिलजी रहता है ये इधर भी जाना चाहता है युद्ध जीतने इलाकों को, लेकिन यहाँ पे जो असम में आप देखेंगे कि जनजातियों द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और फिर इसकी होती क्या है कि 1200 आप देखेंगे 10 में पोलो खेलते समय, पोलो जो कि हॉर्स पे दौड़ के मारा जाता है, पोलो आपने देखा होगा बहुत सारे मूवियों में, तो वही खेलते रहता है। फिर इसकी उससे गिर के मृत्यु हो जाती है। फिर आराम से गद्दी पे बैठता है और आराम से लगभग 1 साल तक शासन करता है। तो पोलो से गिर के इसकी हो जाती है, चौगान या फिर पोलो उसको बोलते हैं। और फिर इसको लाहौर में दफना दिया जाता है, ये इसके साथ होता है। और जो इसका निर्माण कार्य रहता है तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, ये मस्जिद बनवा देता है। तो अब शुरू में तो ये लोग आते हैं तो मतलब समझिए इनके पास ना पैसा है ना कुछ भी है, तो जो भी पहले के मंदिरें रहती हैं, मंदिरें जितने इंपॉर्टेंट स्थल रहते हैं उन्हीं को क्या करते हैं ये लोग कि जैसे मंदिर है तो उसके आगे का दीवार तोड़ दिए, वहाँ पे अगला दीवार अपना जो इस्लामिक आर्किटेक्चर का भाग है उस तहत बना दिए, ऊपर से कुछ गुंबद रख दिए तोड़ के मंदिरों को। ये लोग करते थे क्योंकि शुरू में पैसा ही नहीं है कि आप कुछ बना पाएंगे। और ये अजमेर शहर में बनवाता है, ये लोग अजमेर शहर में बनवा के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक भी इसमें काम कराता है और वो भी थोड़ा आगे बढ़ाता है इसको, मतलब कि कुछ काम इसमें कराता है। और ये ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय रहता है और इसी को फिर ये लोग वहाँ पे नष्ट करके ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा देते हैं। ऐसा आप अगर जाके उसमें देखेंगे तो सीधे सीधे पता चलता है कि अगला दीवार को तुड़वा के वहाँ पे बस दीवार खड़ा करा दिया गया है। अभी भी देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ आप देखेंगे वो बिल्कुल ऐसे दिखती हैं, मतलब जो भी फर्श पे डिजाइन किया गया है वो सब चीज़ें सीधे सीधे दिखती है वहाँ पे। और दूसरा फिर ये कहते हैं कि कुतुब मीनार की नींव रखता है, कुतुब मीनार की नींव रखता है। फिर इसको इल्तुतमिश देखेंगे कि इसको पूरा कराएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुतुब मीनार की नींव तो ये रख देते हैं जो कि दिल्ली में है। और फिर ये सब तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा। और कुबतुल इस्लाम जो मस्जिद रहती है उसका भी निर्माण ये कराता है, दिल्ली में ही है ये भी। और इंडो इस्लामिक शैली, मतलब शुरू में तो ये लोग देखेंगे कि इकोनॉमी पे इनका अभी शासन स्थापित हुआ नहीं है और फिर पैसा है नहीं, तो वो जो मैंने बताया बहुत सारी चीज़ों को तोड़ के वो लोग बनाते हैं। और ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है जब उसमें पृथ्वीराज चौहान हारते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का ये लोग उसको दिखावा करने के लिए जनता पे यहाँ पे अब शासन तो करना ही था तो ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ये सब के वजह से ये लोग फिर ये सब चीज़ें बनवाता है, क्योंकि मंदिर और जो मस्जिद होते हैं तो ये मतलब धर्म के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको शासन स्थापित करना है या फिर राजा को नाम बनाना है, ये सब चीज़ बननी चाहिए, तो ये सब चीज़ें बनती हैं। फिर उसको इल्तुतमिश जो रहता है ये भी इसमें काम कराता है। और जो फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी भी देखेंगे कि वो कुरान की आयतें लिखवाता है इस पे। तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट कार्य रहते हैं जो ये कराता है।